नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एमपी जीके यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस। एमपी जीके में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश का भूगोल। अगर आप एमपीपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ है, अगर जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में एमपी जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एमपी जीके में भी एमपी का जो भूगोल है यानी मध्य प्रदेश का भूगोल, वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो मध्य प्रदेश के भूगोल को हम यहां पर शुरू करेंगे और मध्य प्रदेश के भूगोल में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में। मध्य प्रदेश के पठारों को जानेंगे तो यहां पर आप नोट डाउन करते चले और हम देखते हैं यहां पर मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में। साथियों, अगर हम मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करें, मध्य प्रदेश के पठारों की बात करें, तो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है या प्राकृतिक विभाजन है वह हमें यहां पर 3 भागों में देखने को मिलता है। यानी कुछ इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का मानचित्र है। इस मध्य प्रदेश को भौतिक या प्राकृतिक आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो प्रश्न सामान्य सा बनता है कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या प्राकृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो आपको ध्यान रखना है 3 भागों में। कौन कौन से भाग? पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। इन 3 भागों में मध्य प्रदेश को इसका जो प्राकृतिक विभाजन है या भौगोलिक विभाजन इसका किया गया। सबसे पहले अगर हम मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो इस मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए, यह हमारा मध्य प्रदेश, इस प्रकार से आपने मानचित्र देखा होगा। अगर हम मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग की बात करें, यानी यहां से लेकर ऊपर वाला जो भाग है इसका उत्तरी भाग और मध्य भाग, इसको कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश। इसके बाद इसके जो नीचे वाला भाग है, आप ये वाला जो भाग देख रहे हैं, इसको कहा जाता है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, जो इसका दूसरा विभाजन है। ठीक है। तीसरा है पूर्वी पठार। तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी इस वाले भाग को कह दिया और पूर्वी पठार जो मध्य प्रदेश का ये वाला भाग है, पूर्व की ओर भाग है, इसे कहा जाता है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। यानी पूर्वी पठार और बघेलखंड का पठार एक ही है। तो साथियों, 3 प्रकार से यहां पर मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है। इसके बाद जो ये मध्य उच्च प्रदेश है, इस मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा जाता है। वे 5 भाग कौन से होते हैं? पहला है मालवा का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है यहां पर विंध्य प्रदेश जिसे हम रीवा पन्ना का पठार भी कहते हैं, चौथा है मध्य भारत का पठार और 5वां है नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य प्रदेश का जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके 5 भाग देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इस मध्य उच्च प्रदेश का जो पहला भाग है जिसे हम मालवा के पठार के नाम से जानते हैं, आज हम उस मालवा के पठार के बारे में जानेंगे। और ध्यान रखिए, मालवा का पठार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो जानते हैं मालवा के पठार के बारे में। एमपी जीके को हम मध्य प्रदेश के भूगोल को मैप से ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैप से आपको काफी आसानी से इन चीजों को आप समझ सकते हैं। तो बात करते हैं मालवा के पठार के बारे में। आप भी मैप बना सकते हैं ताकि आपको आसानी से ये चीजें ध्यान रहे। कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मैप आपको देखने का मिलेगा और इसमें ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो साथियों, ये वाला जो भाग है ये है मालवा का पठार। मालवा के पठार की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि जो मालवा का पठार है, ये मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका जो क्षेत्रफल है वह है 28.62%। और इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो वह है मालवा का पठार। इसका क्षेत्रफल क्या है? 88,222 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद मालवा के पठार की यह विशेषता है कि यहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है और गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के कारण मालवा के पठार को गेहूं ढल्लिया पठार भी कहा जाता है।
या इसे ही गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। प्रश्न सिंपल सा बनता है कि गेहूं की टोकरी या गेहूं ढलिया पठार किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मालवा के पठार को कहा जाता है। इसके बाद कुछ सिंपल सी बातें मालवा के पठार से पूछी जाती है, जैसे कि मालवा के पठार में वर्षा का औसत क्या है, यानी यहां पर औसत वर्षा कितनी होती है, तो यहां पर 75 से 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इसके बाद इसी मालवा के पठार के तापमान की बात करें तो एक चीनी यात्री था फायान ने यहां पर कहा कि जो मालवा का पठार है, ये मालवा की पठार की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और अगर हम इसके तापमान की बात करें तो मालवा के पठार का जो तापमान है वह है 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद मालवा के पठार की औसत ऊंचाई के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है। तो साथियों यहां पर हमें बहुत सी चोटियां देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है सिगार चोटी, दूसरी है जानापाव चोटी और तीसरी है धजारी चोटी। यहां से प्रश्न यह भी बनता है कि मालवा के पठार की चोटियां कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है सिगार चोटी, जानापाव चोटी और धजारी चोटी। और यहां से क्या प्रश्न बन सकता है, प्रश्न यह बन सकता है कि जो सिगार चोटी है, सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 881 मीटर सिगार चोटी की ऊंचाई है। जानापाव चोटी की कितनी ऊंचाई है, तो आपको ध्यान रखना है 854 मीटर। तीसरी बात, जो धजारी चोटी है मालवा के पठार की, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 810 मीटर। तो साथियों यहां से इनकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है सिगार चोटी की ऊंचाई 881 मीटर, जानापाव पहाड़ी की चोटी 854 मीटर और धजारी चोटी की जो ऊंचाई है वह 810 मीटर। वहीं अगर हम बात करें, ये जो जानापाव पहाड़ी है, यहां से मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है चंबल नदी वह निकलती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से ही निकलती है। इस प्रकार से इस पठार की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम मालवा के पठार के जिलों की बात करें तो मालवा का पठार लगभग 16 जिलों में विस्तृत है, यानी कि जो 16 जिले हैं इन 16 जिलों में ये फैला हुआ है। ये कौन कौन से जिले हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर विदिशा है, रायसेन है, सीहोर है, गुना है, आगर मालवा, उज्जैन, इसके बाद शाजापुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच का भी कुछ भाग, इंदौर, धार, ये सभी जो जिले हैं इन 16 जिलों में मालवा का पठार हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि मालवा के पठार में कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती है, तो यहाँ पर कपास, गेहूं, गन्ना, सोयाबीन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें मालवा के पठार की नदियों के बारे में, तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, यानी चंबल नदी निकलती है। तो इस प्रकार से यहाँ से चंबल नदी, वहीं यहां से माही नदी भी धार से निकलती है और माही नदी की यह विशेषता है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको ध्यान रखना है वह माही नदी। इसके बाद बात करते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और बेतवा नदी की यह विशेषता है कि इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा और भी नदियां हैं जैसे कि पार्वती नदी, छिपरा नदी, काली सिंध नदी, ये सभी नदी भी मालवा के पठार से ही निकलती है या यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो साथियों ये कुछ इस प्रकार से हुआ मालवा का पठार। वहीं यहां से और क्या प्रश्न बनते हैं, प्रश्न ये बन सकता है कि मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है। ये वाली जो दक्षिणी सीमा है ये कौन सी नदी बनाती है, तो यहां पर एक जिला है अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली 3री सबसे बड़ी नदी जिसका नाम आप जानते हैं नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, यहां पर है अनूपपुर जिला और अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। यहां से निकलती हुई जब ये कुछ इस प्रकार से निकलती है तो ये मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा बनाती हुई निकलती है। तो मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है नर्मदा नदी। तो साथियों ये हुआ मालवा का पठार कंप्लीट। यहां से जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में हमने बात की, यहां से और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है उन सभी के बारे में बात की।
एक और बात, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली, भूरी, भटोरी, जिसे हम पथरी जो कह सकते हैं, पत्थरी जो मिट्टी होती है, वे सभी मिट्टियां यहां पर पाई जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश के दूसरे अन्य पठारों के बारे में। धन्यवाद।